My name is Sachin Negi and guys welcome. Guys आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2 ऑफ योर बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे ये चैप्टर तो आ नहीं रहा, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. बेसिकली देखा जाए जो सीबीएसई का इस बार आप लोगों को जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसमें इस चैप्टर कट कर दिया गया, तो कई स्कूल्स में ये पढ़ाया भी नहीं है बिल्कुल टीचर्स ने ना, ये भी है. बट जब आप लोगों का सिलेबस अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इस चैप्टर का काफी रिलेवेंस है. आई मीन इसका इसका यूज है एक दूसरे चैप्टर में, और क्या पता इस चैप्टर पे कोई बेस क्वेश्चन आ भी जाए आपके बोर्ड्स में. सो जो आपके स्पेशली अगर आप देखेंगे इस चैप्टर को, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसमें ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज एज यू कैन सी आपका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इज योर फर्स्ट चैप्टर. देन सेकंड चैप्टर इज प्लान डेवलपमेंट, थर्ड इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी. ये तीनों तो आ रहे हैं आपको पता है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वो आपके सिलेबस में देखो तो नहीं दिया है. बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो आपकी फोर्थ चैप्टर है दैट इज पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इसमें ना देखो वन पार्टी डोमिनेंस इज देयर. अब इसकी ये सब यूनिट है, मे बी यहां से क्वेश्चन आ जाए. सो हम इसको स्किप नहीं कर सकते ना, बिकॉज अगर हमें होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट. ठीक है, सो इस चैप्टर को हम इसलिए पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम वही करेंगे कि सारे इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. एंड कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट होंगे, कुछ एमसीक्यू होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कुछ मैप क्वेश्चंस होंगे. सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस. ठीक, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे. ओके, ठीक है. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दैट इज डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया. ठीक है, had no negative effect on the democratic nature of Indian politics. Give any 3 arguments to support the statement. अब ये कहना चाह रहे हैं जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस थे गाइस हमारी कंट्री में हुए थे 1951 के बाद से, 1951 से, उससे ना कोई भी हमारा जो हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक नेचर है कंट्री का, उस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया. लाइक कुछ भी सब कुछ अच्छे से चला, हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट आया, जबकि डोमिनेंस किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी. तो इसको ये कहना चाह रहे हैं कि इसके सपोर्ट में कोई भी 3 आर्गुमेंट दीजिए. ठीक है, सो तो इसका अगर आप देखें कि इवन कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस होते हुए भी स्टार्टिंग के 3 इलेक्शंस में भी हमारी डेमोक्रेसी आज तक कायम है. लाइक इवन हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक इन बांग्लादेश, इन पाकिस्तान, वहां कई बार क्या होता है, कूप हो जाता है, मिलिट्री कूप हो जाता है, म्यांमार में मिलिट्री कूप हो जाता है, बट इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हमारी हमेशा जो डेमोक्रेसी है वो रियल है. लाइक इट इज नॉट फ्रॉड डेमोक्रेसी लाइक मैनी अदर कंट्रीज. ठीक है, और जो शुरू में जो कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस थी, इवन फिर भी लोगों को ऐसे नहीं लगा कि इसमें कोई धांधली हो रही है इलेक्शंस में, राइट? सबको लगा कि फेयर इलेक्शंस हुए. सो इस वजह से जो कांग्रेस की विन हुई भी थी स्टार्टिंग के 3 इलेक्शंस में, उसके सपोर्ट में कुछ आर्गुमेंट देने कि उसने हमारी जो डेमोक्रेटिक नेचर है कंट्री का उसको स्ट्रॉन्ग ही करा, वीक नहीं करा, स्ट्रॉन्ग करा. ओके, सो जो फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पे दिया गया है दैट इज कांग्रेस पार्टी वाज इन डोमिनेंस बिकॉज ऑफ पीपल चॉइस, राइट? अब गाइस एक बात बताओ, हम लोग जब किसी को वोट करते हैं वो जीत जाता है. ऑब्वियसली हमारी कंट्री में ये इतना फेयर सिस्टम है कि कोई अगर जीतता है तो हमारी वजह से जीतता है, बिकॉज वी आर गिविंग वोट, और हम पे चॉइस है, हम पे कोई बंदिश नहीं है. लाइक इन चाइना, इन नॉर्थ कोरिया, यू हैव टू वोट फॉर ओनली सिंगल पार्टी. ठीक है, आपके पास चॉइस ही नहीं, उनका कोई अपोजिशन ही नहीं है. सो हमेशा इंडिया में क्या हुआ, हमें एज अ पीपल चॉइस, लोगों की चॉइस से वोट दिया गया लोगों ने. इस वजह से कोई भी पार्टी जीतती है तो हमारी वजह से जीतती है. लाइक वी आर गिविंग वोट देम, दैट्स व्हाई दे आर विनिंग, राइट? ओके, जो अब हमारा सेकंड पॉइंट है, that is it accommodated the revolutionary and pacifists and conservatives and radicals and had space for differences. अब आपको पता ही गाइस जो कांग्रेस पार्टी उससे बोला जाता है कि एक मतलब आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोएलिशन बोला जाता है. अब आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोएलिशन कांग्रेस पार्टी को क्यों बोला जाता था? बिकॉज ना वो लोग सबको एकोमोडेट कर देते थे. लाइक कोई अगर रेवोल्यूशनरी है जो अलग वे में सोचता है कि हमें कंट्री को इस तरीके से आजादी दिलवानी है, कोई बोलता है नहीं नहीं पीसफुल तरीके से लाइक पैसिफिस्ट लाइक गांधी जी, कोई कंजर्वेटिव है, कोई रेडिकल है, कोई बिल्कुल ही अलग जाता है कि हाँ हमें उनके खिलाफ वॉर करना चाहिए, देन वी विल एबल टू. सपोज जैसे ब्रिटिशर्स थे ना, तो अलग अलग टाइप के नहीं थे. गांधी जी बोलते थे हम पैसिफिस्ट रहेंगे, भगत सिंह बोलते थे नहीं हम रेडिकल चीजों से भी कर सकते हैं. रेवोल्यूशनरी भी थे लाइक बहुत सारे थे हमारे अनुशीलन समिति, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन ने एक लीडर थे, वो थे वेस्ट बंगाल के फ्रीडम फाइटर.
सो बहुत सारे थे, कोई अलग अलग वे में करता था, अलग अलग वे में, सबके वे अलग अलग होते थे, लेकिन सब रहते किसके पार्ट थे? कांग्रेस के पार्ट थे। गांधी जी भी कांग्रेस के पार्ट थे, तो सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के पार्ट थे। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि आईएनए की फॉर्मेशन हो सकती है, होनी चाहिए, और ये इंडिया को आजादी दिलवाई। गांधी जी बोलते थे नहीं, पीस पीस प्यार से बात करेंगे, शांति में बात करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। सो बट सारे कांग्रेस के पार्ट रहते थे। तो सेकंड पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि जो कांग्रेस थी ना, वो सबको एकोमोडेट कर देती थी, रेवोल्यूशनरी को भी, पैसिफिस्ट को भी और कंजर्वेटिव्स को भी। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब जो आपका इसी के उसमें जो आपका तीसरा आर्गुमेंट है, दैट इज कांग्रेस पार्टी स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एंड वेलकम द अपोजिशन। ये भी इसका पॉइंट है। अब कांग्रेस पार्टी ने ना हमेशा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ किया, ये नहीं कि कभी इलेक्शंस में फ्रॉड किया कुछ हो। इलेक्शंस वर ऑलवेज हेल्ड फेयरली इन आवर कंट्री, राइट, एंड हमेशा अपोजिशन को वेलकम किया। ये नहीं कि अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डलवा दिया या उनको कुछ करवा दिया, उनके खिलाफ कुछ भी, मतलब उनके अगेंस्ट में कुछ कर दिया। हमेशा कांग्रेस के लीडर्स ने इस, इवन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इलेक्शंस, उन्होंने हमेशा अपोजिशन लीडर्स को रिस्पेक्ट किया, एंड रिस्पेक्ट करके क्या हुआ, हमारी जो डेमोक्रेसी थी वो स्ट्रेंथन हुई, स्ट्रांग हुई हमारी डेमोक्रेसी, राइट। ठीक है, अब जो हमारा 4 पॉइंट है, दैट इज रेगुलर इलेक्शंस वर कंडक्टेड एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वाज गिवन। अब गाइस ऐसा नहीं है ना, हमारी कंट्री में आपको पता है जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में हो जाते हैं, और हमारी कंट्री में इलेक्शंस हमेशा हुए, राइट। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूलिंग पार्टी ने इलेक्शंस ज्यादा ही पोस्टपोन कर दिए सो दैट उन्हें कोई पावर से हटा ना पाए। इलेक्शंस हमेशा हुए और हमारे पास हमेशा चॉइस रही वोट देने की, और हमेशा सारे इंस्टीट्यूशंस को ड्यू रिस्पेक्ट मिली। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन थे? जुडिशरी को हमेशा इक्वल रिस्पेक्ट मिली, जुडिशरी के डिसीजंस माने गए गवर्नमेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू उन्होंने अपनी रूल्स एंड लॉज भी बनाए हमेशा। सो और भी जो बाकी इंस्टीट्यूशन है लाइक आर्मी एंड कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सबको ड्यू रिस्पेक्ट दिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार्टिंग से, राइट। हमेशा किसी में भी उन्होंने हमेशा फेयरली प्ले किया है गेम। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर होगा। आप कोई भी 3 पॉइंट सपोर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो गाइस हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज describe the role of opposition parties in the first phase of democratic politics in our country which was quite unique। अब जो गाइस सेकंड क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज थी हमारी कंट्री में, स्पेशली फर्स्ट फेज में, उनका ना एक रोल था, वो बहुत ज्यादा यूनिक था, राइट। अब वो अपोजिशन पार्टीज आपको पता है कौन कौन सी थी। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो बहुत सारी पार्टीज हुआ करती थी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोशल, भारतीय जनसंघ, है ना, पार्टीज ऐसे थी। आपका सेकंड चैप्टर में उनके नेम दिए भी गए। ठीक है, सो अगर हम देखें तो उनका यूनिक रोल क्यों था, तो देखें तो उन्होंने क्या किया, मेंटेन द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। क्या मेंटेन किया उन्होंने? डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। हमारी कंट्री में आपको पता है डेमोक्रेसी रही स्टार्टिंग से, और अगर हमें अपनी कंट्री का डेमोक्रेटिक नेचर मेंटेन रखना है, कैरेक्टर मेंटेन रखना है, सो बहुत सारी पार्टीज होनी चाहिए। इसलिए तो सबको, जब कोई सपोज कांग्रेस इलेक्शन लड़ती थी स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली उनके अपोनेंट में बहुत सारी पार्टीज होती थी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, तभी तो हमें थोड़ा चॉइस रहती थी कि हाँ अगर हम कांग्रेस को वोट करेंगे तो क्या फायदे हैं, या दूसरी पार्टी को वोट करेंगे क्या फायदा है। सो उन्होंने क्या किया, हमेशा डेमोक्रेटिक कैरेक्टर मेंटेन रखा हमारी कंट्री का, बिकॉज इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, वहां तो कोई डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ही नहीं ना, वहां तो चॉइस ही नहीं है, वहां कोई अपोजिशन पार्टी आ ही नहीं सकती, राइट, उनके अगेंस्ट, उनकी जो ओन पार्टी, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वहां केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही मेंबर, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही मेंबर उनका हेड बनेगा, राइट। वहां तो कोई अपोजिशन पार्टी को एग्जिस्ट ही नहीं करने देते, तो चॉइस क्या होगी लोगों पे, वहां कोई चॉइस ही नहीं। लेकिन हम पे हमेशा चॉइस रही है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ने हमेशा डेमोक्रेटिक कैरेक्टर मेंटेन करके रखा है। ठीक है, और जो सेकंड इसका पॉइंट है, ऑफर्ड सस्टेन एंड प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कांग्रेस। अब हमेशा ना, जब से कांग्रेस पार्टी आपको पता है स्टार्टिंग के 3 इलेक्शंस में पावर में थी, ठीक है, सो जैसे वो कुछ गलत डिसीजंस लेते थे, सपोज वो पुअर के लैंडलॉर्ड्स को फेवर करते थे कभी, सपोज, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर वो लैंडलॉर्ड को फेवर करते थे तो उनको क्रिटिसिज्म कौन करता था? अपोजिशन पार्टीज, कि आप लोग लैंडलॉर्ड का फेवर क्यों कर रहे हो, आप लोगों को पुअर का फेवर करना चाहिए रेदर, राइट। सो वो हमेशा क्या देते थे, क्रिटिसिज्म भी प्रोवाइड करते थे कांग्रेस का। केप्ट कांग्रेस अंडर चेक एंड एंश्योर्ड बैलेंस ऑफ पावर, हमेशा कांग्रेस को चेक के अंदर रखा। ये नहीं कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी मर्जी चला रही, कोई भी लॉ बना रही, कोई भी रूल बना रही, हमेशा उनको अंडर चेक रखा। अगर वो कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करते थे तो अपोजिशन पार्टीज उनसे क्वेश्चन करती थी कि इससे तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इनका क्या करोगे। तो ऐसे में ना कांग्रेस पे हमेशा एक प्रेशर रहता था कि अगर
if we will take a wrong step, then opposition parties will criticize us, and if they will criticize us, maybe people will vote next time for them, for opposition parties, not for Congress. So उनको एक ये डर भी रहता था, right? तो थर्ड पॉइंट आपको यही कहना चाह रहा कि अपोजिशन पार्टीज केप्ट कांग्रेस इन चेक एंड एंश्योर्ड बैलेंस ऑफ पावर, राइट? बैलेंस ऑफ पावर भी रहता था कि अगर कांग्रेस ज्यादा ही जुडिशरी में टांग ना जाए, जुडिशरी के जो डिसीजंस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करे, सो हमेशा एक बैलेंस बनाने में बड़ा काम आता था अपोजिशन पार्टीज का रोल, राइट? अब जो आपका फोर्थ पॉइंट है, दैट इज प्रिवेंटेड रिसेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। अब जो ना जब अपोजिशन पार्टीज रहती थी ना, तो ऐसा लगता था लोगों को कि उनके पास चॉइस है, और चॉइस होती है ना जब लोगों के पास कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइस है, तो लोग हमेशा पीसफुली रहते हैं। और जब बहुत सारी पार्टीज अंदर रहती थी तो ऑब्वियसली जो कांग्रेस पार्टी थी वो एंटी डेमोक्रेटिक नहीं हो पाई, हमेशा उन पर रहता था कि हाँ अगर हम लोग एंटी डेमोक्रेटिक हो जाएंगे या एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स लेंगे सो मे बी अपोजिशन पार्टीज विल कम इन पावर, राइट? तो ऐसा होता था, ठीक है? तो उनको हमेशा एक डर रहता था। एंड जो फिफ्थ वन है ग्रूम्ड फ्यूचर लीडर्स। आपको पता है गाइज, इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स हुआ करते थे। सो इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेहरू जी, सरदार पटेल के बाद भी हमारे कितने लीडर जो आज भी मतलब जो थे 2000 तक थे, काफी लोग वो कांग्रेस के पार्ट हुआ करते थे हिस्टोरिकली। सो कांग्रेस ने क्या किया, फ्यूचर लीडर्स को भी ग्रूम किया, क्योंकि वो जब कांग्रेस में कोई 1950 में यंग रहा होगा, ऑब्वियसली 2000 में वो एक अच्छा लीडर बना होगा, राइट? आफ्टर 50 इयर्स तो काफी ज्यादा नए नए लीडर्स भी ग्रूम हुए थे बिकॉज ऑफ कांग्रेस एंड अपोजिशन पार्टीज, ठीक है? अब जो आपका 6 पॉइंट है, दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द रूलिंग एंड द अपोजिशन पार्टी। अब ऐसा भी होता था, अपोजिशन पार्टी, जब अपोजिशन पार्टीज रहती थी ना, कुछ अपोजिशन पार्टीज में बड़े अच्छे अच्छे लीडर हुआ करते थे, लाइक जयप्रकाश नारायण एंड लाइक सी राजगोपालाचारी की जो पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी, तो इनकी ना इवन जो कांग्रेस थी वो रिस्पेक्ट करती थी, बिकॉज इनके जो लीडर्स थे कभी वो कांग्रेस के पार्ट हुआ करते थे, या और दे हैव प्लेड अ की रोल इन अवर फ्रीडम मूवमेंट आल्सो, ठीक है? तो इसलिए भी हमेशा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करती थी कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज के बीच। जो आपका 7th पॉइंट है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंजॉयड गुड पर्सनल रिलेशंस विद द अपोजिशन लीडर्स एंड इनवाइटेड देम टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो नेहरू जी थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके ना अपोजिशन लीडर्स के साथ भी काफी अच्छे रिलेशंस थे। इवन उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे या बी आर अम्बेडकर जैसे लीडर्स को अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर की पोस्ट दी, बिकॉज ही रिस्पेक्टेड देम बिकॉज ऑफ देयर कैलिबर, राइट? सो ऐसे भी था। सो अपोजिशन पार्टीज का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था हमारे फर्स्ट फेज ऑफ कंट्री में भी। इवन आज भी अपोजिशन पार्टीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने कंट्री का डेमोक्रेटिक नेचर को मेंटेन करना है, सो वी नीड अपोजिशन पार्टीज, राइट? दिस वाज योर क्वेश्चन गाइस। कोई भी आप लोग अगर 6 पॉइंट लिख सकते हैं अगर ये 6 मार्क्स में आता है तो, ठीक है? अब जो आपका गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज describe the various steps taken to hold the first general elections in India. How far were these elections successful? कौन से कितने स्टेप्स बताइए जिससे ना फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होल्ड हुए थे, कौन कौन से स्टेप लेके हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होल्ड किए थे कंट्री में, एंड ये इलेक्शन सक्सेसफुल थे या नहीं थे, राइट? ये हमें बताना है, ठीक है? अब गाइस आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को, राइट? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वहां हम अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या, हम एक डेमोक्रेसी मेंटेन रखेंगे, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो कब सेटअप हुआ था? जनवरी 1950 में। ये आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, राइट? और गाइस हमारे जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। ये भी आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, राइट? उसके बाद जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे वो 1952 में हुए थे। एक्चुअली 1951 में भी हुए थे थोड़े बहुत, बट मेजॉरिटी कंट्री के जो लोग थे उन्होंने 1952 में वोट किया था, इसलिए इन इलेक्शंस को हम 1952 इलेक्शंस बोलते हैं, ठीक है? सो इसको लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी क्यों बोला जाता है 1952 इलेक्शंस को, है ना? ये देख सकते हैं आप फोटो की, सबने वोट दिया था, ठीक है? मतलब बहुत लोगों ने वोट दिया था। इसका एक रीजन है क्योंकि ये लैंडमार्क इसलिए भी कहा जाता है गाइज, क्योंकि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लैंडमार्क इलेक्शन हुआ था इंडिया में उस टाइम ना 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। सो पहली बार हम एक तो हम आजाद हुए थे, अचानक से ब्रिटिशर्स को हमने भगाया था मार मार के, ठीक है? कि पिटाई करके भगाया था। देन हमारी कंट्री में हमने कहा था हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे, इवन हमने सबको वोटिंग के राइट दे दिए, ठीक है?
बट हमें कई क्रिटिसिज्म मिला कि आप लोग ये सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि आप लोग उनको भी वोटिंग के राइट्स दे रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। ये हमारे जो अंग्रेज थे या लोग थे जो क्रिटिसिज्म करने वाले थे वो ये बोलते थे। बट जब जनरल इलेक्शंस हो गए और अच्छे से हो गए तब वो लोग चुप हो गए। तो उन्होंने देखा कि यार हाँ, एक पुअर एंड इलिटरेट कंट्री में भी इलेक्शंस हो सकते हैं, राइट। सो 17 करोड़ वोटर्स वर देयर टू वोट, राइट। अब इस जो लोकसभा की स्ट्रेंथ थी 489 थी और 3200 एमएलए हुआ करते थे उस टाइम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है। और ये सिंगल मेंबर और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे लोगों के थ्रू, राइट। ये भी हुआ था हमारे उस टाइम के इलेक्शंस में 1952 के, ठीक है। अब उस टाइम जो इलेक्शंस करवाने के लिए जो पोलिंग स्टाफ था वो कितना था, 3 लाख ऑफिसर्स वर देयर। इतने ज्यादा लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 लाख लोगों को ट्रेन करा था कि इलेक्शन ऐसे करवाए जाएंगे। इन्होंने मेजर पार्ट इलेक्शन को हेल्ड करवाने में, मतलब इनका रोल मेजर था जिस वजह से इलेक्शंस हुए थे। तो इनको ट्रेनिंग मिली थी 3 लाख लोगों को इलेक्शंस करवाने के लिए इंडिया में, राइट। The first general election was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country. मैंने आपको बोल दिया हमारी कंट्री बड़ी illiterate थी, पुअर थी। सो एक बड़ा टेस्ट था हमारे लिए कि हम एक illiterate कंट्री या पुअर कंट्री में भी क्या हम इलेक्शंस करवा सकते हैं। वो भी हमें कुछ साल पहले ही आज़ादी मिली थी, राइट। सो ये भी एक टेस्ट था। सो और ये उससे पहले ये भी था ना कि इलेक्शंस केवल प्रॉस्पेरस एंड लिटरेट कंट्रीज में कराए जाते थे, यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के। उससे पहले ऐसे नहीं था कि कोई पुअर कंट्री या फिर इलिटरेट कंट्री के लोगों को वोटिंग के राइट्स दिए जाते थे। ओनली जो अमीर कंट्री थी, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको ही वोटिंग, वही इलेक्शंस करवाए जाते थे, वही वोटिंग के राइट्स दिए जाते थे। और ये भी था कि जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे ना, वो कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबको वोटिंग का अधिकार मिला था रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, मेल फीमेल, रिलीजन, राइट। तो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हमने इलेक्शंस करवाए थे। इवन हमने तो वुमेन को भी वोटिंग का अधिकार दिया था, जबकि आपको पता कई कंट्रीज थी उस टाइम यूरोप की और जिन्होंने जो ना वुमेन को ना वोटिंग का राइट्स नहीं देती थी। इवन इन स्विट्जरलैंड इवन इन स्विट्जरलैंड 1971 में जाके वुमेन्स को राइट मिले थे वोटिंग के। और हमने कब दे दिए थे, हमने 1952 के इलेक्शन में दे दिए थे, राइट। तो हम इनसे एडवांस ही हुए इस मामले में। ऑब्वियसली हमने ज्यादा डेमोक्रेटिक कैरेक्टर शो किया, राइट। सो हमने ये दिया। और इंडिया में सारे ही एडल्ट सिटीजन्स को हमने क्या दिया था, वोटिंग का राइट दिया था, राइट। चाहे वो वुमेन हो चाहे मेल हो, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, राइट। उसके बाद तो हम कह सकते हैं इतने सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद कि एक पुअर एंड कंट्री में भी, पुअर कंट्री इलिटरेट कंट्री में भी हमने इलेक्शंस हेल्ड करवाए। इतने सारे ऑफिसर्स को हमने ट्रेन करा था इलेक्शंस करवाने के लिए। एंड इवन वुमेन को राइट दिया था, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि हमारी क्या थे, ग्रैंड सक्सेस थी। 1950 के जो इलेक्शंस थे वो इंडिया की हिस्ट्री में क्या थे, इंडिया की डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में ग्रैंड सक्सेस थी। और ये एक अचीवमेंट आज तक मानी जाती है, राइट। सो इस तरीके से हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952 हमने हेल्ड करे थे, ओके, ठीक है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is take a political map of India and mark Kerala state where Congress was not in power during 1957-1959। गाइस कांग्रेस डोमिनेंस तो कर रही थी पूरे इंडिया में 1952 इलेक्शन से लेके, ठीक है, अगले 3 इलेक्शंस तक। बट 1957 के टाइम क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें किसी नॉन कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया था, मतलब अपनी सरकार बना ली थी। तो वो कौन सा स्टेट था, केरला था, राइट, है ना। तो केरला आपको मैप में पॉइंट आउट करना है। 1957 से 59 के बीच उन्होंने केरला में सरकार बना ली थी, पहली नॉन कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, नॉन कांग्रेस। कौन सी थी वो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, सीपीआई। तो केरला का है मैप में, ये 1957-59 यहाँ है, ठीक है, केरला। अगर क्वेश्चन आए तो लोग इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब जो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is why has the period of Indian politics in the 1950s been described as Congress system? Give any 2 reasons। अब 1950s के टाइम गाइस जो हमारी कंट्री के जो पॉलिटिकल सिस्टम को कांग्रेस सिस्टम बोलने लग गए थे लोग, एक नया नेम दे दिया था, कांग्रेस सिस्टम क्यों बोलते थे, राइट। सो इसके रीजंस ये थे कि कांग्रेस सिस्टम इसलिए बोला जाता था क्योंकि इन सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस कांग्रेस मेंटेन इट्स पोजीशन बाय विनिंग 3/4 ऑफ सीट्स। अब जो सेकंड और तीसरे जो
सेकंड और सारे शुरू के जो 3 जनरल इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस की डोमिनेंस थी। इवन जो सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन थे उसमें भी थ्री मतलब लाइक 3/4 सीट्स किसको जीती थी, कांग्रेस जीती थी, राइट। सो इसलिए भी कांग्रेस सिस्टम बोला जाता था, क्योंकि मेजोरिटी वोट्स वो ले जाते थे, मेजोरिटी सीट्स कांग्रेस ले जाती थी। तो लोग अब इसको कांग्रेस सिस्टम ही बोलने लगे कि हाँ जीतेगी तो कौन, कांग्रेस ही जीतेगी, तो उसको कांग्रेस सिस्टम बोलने लग गए थे। कोई भी जो अपोजिशन पार्टी थी ना वो 1/10 नंबर ऑफ सीट्स भी नहीं जीत पा रही थी कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस खुद ही 3/4 सीट्स ले जा रही थी जीत के। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी थी जब वो 1/10 सीट्स भी नहीं जीत पा रही थी कांग्रेस के कंपैरिजन में, सो इसलिए भी कांग्रेस सिस्टम बोलने लगे कि अपोजिशन पार्टीज तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को टक्कर ही नहीं दे पाती, क्योंकि है ना, तो इसलिए बोलने लगे कि हाँ अब इंडिया में क्या चल रहा है, कांग्रेस सिस्टम चल रहा है। फिर ये था कि एक्सेप्ट केरला कांग्रेस कंट्रोल्ड द नेशनल एंड देखो लोकसभा जो है हमारी एमपीज है, लोकसभा में तो कांग्रेस जीतती थी लोकसभा के इलेक्शन से, वो इवन स्टेट के इलेक्शंस में भी कांग्रेस की डोमिनेंस हुआ करती थी उस टाइम। बस अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा आपने 1957 टू 59 ओनली वन इज एक ही स्टेट ऐसा था जहां कांग्रेस की डोमिनेंस नहीं हो पाई थी, दैट इज 1957 टू 1959 में, कहा केरला में। वहां पहली बार कोई नॉन कांग्रेस पार्टी जीती थी, दैट इज सीपीआई, ठीक है। वरना वो स्टेट इलेक्शंस में भी जीतते थे और सेंटर के इलेक्शंस में भी जीतते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसलिए उस पीरियड को क्या बोला जाता था, कांग्रेस सिस्टम बोला जाता था, ठीक है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम। अब गाइस जो वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी सिस्टम कहां है, वन पार्टी सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे चाइना, एरिट्रिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। यहाँ क्या है, यहाँ एक ही पार्टी होती है। चाइना में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में क्या होता है कि एक ही पार्टी है, देयर इज नो अपोजिशन पार्टी इन सच कंट्रीज। वहां अगर आपको वोट देना है ना तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी को ही देना पड़ेगा, वहां चॉइस ही नहीं है, बिकॉज वहां डेमोक्रेसी नहीं है, देखा जाता है वहां ऑटोक्रेसी है, वहां एक डिक्टेटरशिप टाइप की है, राइट। सो इसको क्या बोला जाता है, वन पार्टी सिस्टम, लाइक इन चाइना, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार। बट इंडिया में क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस थी उस टाइम। अब वन पार्टी डोमिनेंस क्या होता है, वन पार्टी डोमिनेंस मतलब बाकी पार्टीज होंगी, अपोजिशन पार्टीज विल बी देयर, बट इन वन पार्टी डोमिनेंस पीपल हैव द चॉइस टू वोट, राइट, वी हैव द चॉइस टू वोट। हम किसको वोट दें, हम पे कोई कंपल्शन नहीं होगा कि हमें ओनली इसी पार्टी को वोट देना है, हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट दें। सो यही है डिफरेंस। वन पार्टी डोमिनेंस रिफर्स टू representation on behalf of popular consensus along with free and fair elections like Congress in India। अब शुरू के जो 3 इलेक्शंस भी हुए थे, 3 इलेक्शंस, ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, 1952 के, फिर 1957 है ना, फिर 1962, इनमें तीनों में कांग्रेस जीती थी, बट लोगों की मर्जी से जीती थी, लोगों ने वोट दिया था इनको, राइट। बट ऐसा नहीं होता नॉर्थ कोरिया, चाइना में, वहां आप वोट नहीं दे सकते किसी और पार्टी को, क्योंकि और पार्टी वहां होती नहीं, अगर होंगी भी तो इलेक्शंस में कुछ फ्रॉड हो जाता है और हमेशा वहां की जो रूलिंग पार्टी है वही जीतती है, ठीक है। सो इंडिया में जो शुरू के जो 3 इलेक्शंस थे उसमें जब कांग्रेस जीती थी तो उसको क्या बोलने लग गए, वन पार्टी डोमिनेंस बोलने लग गए थे, क्योंकि वो हमेशा वही जीतते थे तो उनकी डोमिनेंस आ गई थी, ठीक है। बट वन पार्टी सिस्टम ये है, जैसे चाइना है, ये चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ये कब से वहां के प्रेसिडेंट है, ठीक है, इवन ही विल रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना टिल 2035। सो इसी को बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में ना फ्रॉड चलता है, मेल प्रैक्टिस चलती है, राइट, क्योंकि इंश्योर किया जाता है कि यही जो रूलिंग पार्टी वही जीते, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यहाँ कोई और अपोजिशन पार्टी है ही नहीं, हमेशा यही पार्टी पावर में रहेगी, ठीक है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हेन एंड व्हाई डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गो थ्रू अ मेजर स्प्लिट। अब गाइस एक्चुअली क्या हुआ था ना, 1962 में हमारी चाइना के साथ वॉर हुई थी, ठीक है, चाइना के साथ वॉर हुई थी। अब उस टाइम क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, तो उनमें थोड़ी स्प्लिट होने स्टार्ट हो गई थी कि हमें यूएसएसआर की तरफ टिल्ट रहना चाहिए और चाइना की तरफ टिल्ट रहना चाहिए। सो जो लोग आइडियोलॉजिकल कि हम यूएसएसआर को शिफ्ट करें या वो, सो जो लोग यूएसएसआर के फेवर में थे कि हमें यूएसएसआर की आइडियोलॉजी पे चलना चाहिए, वो सीपीआई हो गए। और जिन्होंने कहा हमें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को मतलब आइडियल मानना चाहिए या उनकी तरह हमारा आइडियोलॉजिकल फेवर होना चाहिए, वो क्या हो गए, सीपीआई एम बन गए। सीपीआई मतलब सीपीआई मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और सीपीआई ये किसकी तरफ थे, प्रो यूएसएसआर थे, ये क्या थे, प्रो चाइना, सीपीआई एम।
ठीक है ना, ये उनके सिंबल है। ठीक है। सो गाइस जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया। कोई भी 4 रीजंस ऐसे बताइए बिकॉज ऑफ देम कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट पॉइंट इज कांग्रेस हैड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। रियलिटी है, हमको जो हमारे इंडियन, जब हम इंडिपेंडेंट हुए अंग्रेजों से, किसने भगाया था? सबसे फोर फ्रंट में कौन थे? कांग्रेस के लीडर्स थे, लाइक गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे लीडर्स थे, राइट। सो कांग्रेस को लोग क्या समझते थे कि हमें आजादी किसने दिलवाई है अंग्रेजों से? दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इट वाज द ओनली ऑर्गेनाइज्ड पार्टी इन इंडिया। गाइस 1947 तक प्रॉब्लम ये थी ना, जो बाकी की पार्टीज हुआ करती थी ना इंडिया में, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी इतनी। कांग्रेस पार्टी तो कब से लड़ रही थी अंग्रेजों से? 1885 से, तब से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में लगे। इवन कांग्रेस के ना कांग्रेस हैड हेडक्वार्टर्स इन मैनी स्टेट्स, दे हैड प्रोविंशियल कमिटीज। उनके पास साउथ में भी अपनी प्रोविंशियल कमिटीज हेडक्वार्टर्स थे, नॉर्थ ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, नॉर्थ में भी, सेंटर पे भी। सो दे हैड a organization which was spread throughout the country, that was spreaded throughout the country, right? So इसलिए वो काफी ज्यादा, कांग्रेस पार्टी वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम दैट टाइम। ठीक है, ये भी एक रीजन था कि उनकी डोमिनेंस थी। बाकी पार्टीज तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आई, पोजीशन पार्टीज, तो उनके पास ना वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था जो कांग्रेस के पास था। सो अब अच्छा कांग्रेस, जिसके पास अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो अच्छी तरीके से अपना क्या कर पाता है, कैंपेनिंग कर पाता है, लोगों से टच में रह पाते हैं, उसके लीडर्स ज्यादा एरियाज में फैले होते हैं, राइट। तो उसके पास ये भी एक रीजन था। अब थर्ड है, हैड द कैरिज्मेटिक लीडर्स लाइक नेहरू। नॉट ओनली नेहरू, गाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितने सारे लीडर थे। इंडिया लोग नेहरू जी को मानते थे कि हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर है। सरदार पटेल थे, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लोग सबको सोचते थे कि सब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट है। सो इस वजह से इनके पास कैरिज्मेटिक लीडर थे, लोग वोट भी नहीं करते थे, राइट, क्योंकि लोग सोचते थे यार हमें इंडिपेंडेंस भी तो इन्होंने दिलवाई है। सो फेस से भी काफी फर्क पड़ता है कि किस पार्टी के पास कौन से लीडर्स थे। सबसे ज्यादा कैरिज्मेटिक लीडर्स किसके पास थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, लाइक नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल, राइट। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज हैज द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। वही गाइस कि इट वाज अ ओनली वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी इन द कंट्री, जो सेकंड पॉइंट था। और वो ये कि इसका ऑर्गेनाइजेशन पूरे हर स्टेट में फैला हुआ था, रीजन्स में फैला हुआ था। ठीक है, इनके पास छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन दे हैड थ्रू आउट द कंट्री, राइट। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, डिवीजन ऑफ वोट्स अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो हेल्ड कांग्रेस टू गेट द मेजॉरिटी। अब क्या होता था ना गाइस कि कांग्रेस तो थी, बट इनकी जो अपोजिशन पार्टीज थी वो भी डिवाइडेड थी। लाइक सीपीआई अलग थी, स्वतंत्र पार्टी अलग थी, भारतीय जनता संघ अलग थी, सोशलिस्ट पार्टी अलग थी। सो सबको थोड़े थोड़े वोट मिल जाते थे इस वजह से, और कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल जाते थे। सो जो अपोजिशन पार्टीज में भी जो वोट डिवाइडेड हो जाते थे ना थोड़ा थोड़ा करके, तो ओवरऑल मेजोरिटी किस पे आ जाती थी? कांग्रेस पे आ जाती थी, क्योंकि उनके अपोजिशन पार्टीज के वोट तो डिवाइड रहते थे थोड़े थोड़े सबके पास। अगर अपोजिशन पार्टीज के वोट सब मिला दिए जाते ना, तो शायद मे भी वो कांग्रेस को चैलेंज कर सकते थे उस टाइम। ठीक है, आप देख सकते हैं कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी, पूरी कंट्री में फैली हुई थी, दे वर एबल टू एडवर्टाइज इवन एट दैट टाइम। उस टाइम भी वो अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट कर लेते थे। ये नेहरू जी है, नेहरू जी को लोग बड़ा ही वो मानते थे कि गरीबों की भलाई करेंगे, सोशलिस्ट लीडर है। तो काफी गरीब लोग भी नहीं वोट देते थे, क्योंकि वो सोचते थे इन्होंने आजादी दिलवाई है, नेहरू एंड सरदार पटेल एंड ऑल, राइट। सो दिस वाज योर आंसर। ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इन विच 2 वेज इज द वोटिंग बाय ईवीएम बेटर देन वोटिंग बाय बैलेट पेपर। आपको पता है गाइस 1990s के टाइम से हमने ईवीएम कंट्री में इंक्लूड किया, मतलब कंट्री के जो वोट्स हुए हमने ईवीएम से करवाने शुरू करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों करवाए? क्योंकि यार एक तो यार जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, बड़ी आराम से इसको तुम कैरी वेरी मतलब इधर उधर से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और हैंडल आराम से कर सकते हैं। सेकंड है कि काउंटिंग फास्ट रेट पे हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, तो बहुत जल्दी काउंटिंग हो जाती है। बैलेट पेपर की काउंटिंग करने में तो बहुत टाइम लगता है, राइट। और यहाँ से क्या है, ईवीएम में काउंटिंग तो ऑटोमेटिकली डिजिटली हो जाती है। थर्ड पॉइंट है लेस चांसेस ऑफ बूथ कैप्चरिंग। पहले तो क्या होते थे कि कई लोग गुंडे वंडे लोग बूथ कैप्चर कर लेते थे बैलेट पेपर से जब वोटिंग होती थी। अब क्या है कि चांस कम है, क्योंकि ईवीएम तो मशीन है ना, सो इसमें धांधली नहीं होती ज्यादा। ठीक है, बिकॉज इसमें तो सब कुछ डिजिटली ही रिकॉर्ड होता है। ओके, सो आप कोई भी 2 वेज लिख सकते हैं। सो गाइस जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ कैन यू से दैट कांग्रेस वाज अ ब्रॉड बेस्ड
सोशल कोएलिशन बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब गाइस ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस ना एक ब्रॉड बेस्ड सोशल कोएलिशन कैसे थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। इसका रीजन है गाइस, अब आप ब्रॉड बेस्ड सोशल कोएलिशन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सोसाइटी के सारे ही लोग तो थे कांग्रेस के पार्ट, जो पुअर थे वो भी थे, मिडिल क्लास थे वो भी थे, जो रिच पीजेंट्स थे या रिच पीजेंट्स या बिजनेसमैन थे, पीजेंट या फिर बिजनेसमैन, राइट, या इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो उस टाइम, वो सब क्या थे, कांग्रेस के पार्ट थे। सबका कोई ना कोई लीडर कांग्रेस का पार्ट था, गरीबों का भी लीडर था, मिडिल क्लास का भी जो लीडर था वो भी कांग्रेस का पार्ट था, इवन जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के जो फेवर में रहते थे वो भी कांग्रेस के पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। और वुमेन लीडर्स अलग थे, लोअर कास्ट के लीडर अलग थे, है ना, सारे टाइप के लोग कांग्रेस के पार्ट हुआ करते थे, इसलिए क्या बोलते हैं उसे एक ब्रॉड बेस्ड सोशल कोएलिशन बोलते हैं, राइट। सोसाइटी के हर तबके का कोई ना कोई लीडर कांग्रेस का पार्ट हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहीं पर लिखा है, इट हैड मेंबर्स फ्रॉम रिच एंड पुअर क्लास, राइट, गरीब भी थे अमीर भी थे, अर्बन एंड रूरल क्लास, रूरल एरिया से भी थे और अर्बन एरिया के भी लोग थे, वर्कर भी कांग्रेस, वर्कर के लीडर भी कांग्रेस का पार्ट हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के जो फेवर्स की डिमांड करते थे वो भी कांग्रेस का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। और अलग अलग लीडर जिनके आइडियोलॉजी भी अलग अलग हुआ करती थी, कोई बोलता था कि हमें पीस के तरीके से पीस मतलब वायलेंस नहीं करना, हमें अगर आजादी चाहिए अंग्रेजों से तो हम एक पीस के वे से आजादी लेंगे, कुछ बोलते थे नहीं कि अंग्रेज तो भाई शांति से मानते ही नहीं है, उनको तो हमें केवल क्या वायलेंस के थ्रू ही भगा सकते हैं। सो अलग अलग आइडियोलॉजी के लीडर भी कांग्रेस के पार्ट हुआ करते थे, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, ब्रॉड बेस्ड सोशल कोएलिशन। देख सकते हैं नेहरू जी की खासियत ये थी कि इवन इनकी कांग्रेस की पार्टी में अलग अलग टाइप के आइडियोलॉजी के लोग होते थे, फिर भी ये सबके साथ कोऑपरेट करते थे, राइट, कोऑपरेशन बहुत अच्छा था कांग्रेस के लीडर्स के बीच, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, that is what is mean by, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is what is mean by one party dominance in the Indian context। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस में क्या अंतर है। वन पार्टी सिस्टम कैसी कंट्रीज में होता है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जहां आप किसी को वो अपोजिशन पार्टीज ही नहीं होती, वोट आपको एक ही पार्टी को देना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या थी, वन पार्टी डोमिनेंस थी। वन पार्टी डोमिनेंस मतलब अपोजिशन पार्टीज थी इंडिया में, लेकिन डोमिनेंस फिर भी एक ही पार्टी की थी, क्योंकि हम लोग वोट ही कांग्रेस को देते थे, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ किया था हमारे लिए, इंडिया के लिए, राइट, इंडिया को अंग्रेजों से आजाद करवाया था। तो आप देख सकते हैं द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। 1952 के इलेक्शंस में भी कांग्रेस जीती, 57 के भी एंड 62 के भी, राइट, लोकसभा के भी और मेजॉरिटी स्टेट्स के इलेक्शंस में कांग्रेस जीती थी, राइट, इसलिए क्या बोल दिया गया उसे, वन पार्टी डोमिनेंस बोल देगा। वन पार्टी कौन सी, कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस थी, इसीलिए उसको बोला जाता था वन पार्टी डोमिनेंस इन इलेक्शंस, ठीक है। इसलिए हम इसको इंडियन कंटेक्स्ट में वो बोलते हैं वन पार्टी डोमिनेंस, क्योंकि ये स्टेट्स में भी यही जीतते थे एंड सेंटर पे भी यही जीतते थे, और तीनों इलेक्शंस यही जीते थे, 1952, 1957, 62, ठीक है। ये आपके सीट्स है उनके, थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो, बट 489 सीट्स फर्स्ट इलेक्शन में, 494 सेकंड में एंड 494 थर्ड इलेक्शंस में भी, राइट। कांग्रेस वॉन 364 सीट्स आवर इन 1952। ये आप उनके सीट्स नंबर लिखे हैं, ये आपको डेटा अगर याद नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस ये लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट 3 इलेक्शन से लोकसभा के उसमें कौन जीती थी, कांग्रेस जीती थी, इसलिए भी वन पार्टी डोमिनेंस बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। और नेहरू जी उनके पास एक कैरिज्मेटिक लीडर थे, तो इसलिए भी लोग वोट करते थे कांग्रेस को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाईलाइट एनी वन ऑफ द मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द वोटिंग मेथड्स इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990। गाइस आपको पता है बिफोर 1990 हम ईवीएम यूज नहीं करते थे, उससे पहले बैलेट पेपर एंड अदर वेज वर यूज्ड फॉर वोटिंग, बट 1990 से हमने एक चेंज क्या किया था, वोटिंग मेथड में हमने ईवीएम का यूज स्टार्ट कर दिया था, वी स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, राइट, ठीक है। और 2004 तक तो सारे ही चुनाव हम ईवीएम से करवाने लग गए थे, ठीक है। तो 1990s में एक ये हमारा वोटिंग मेथड में मेन इंपॉर्टेंट चेंज था। अब हमारा जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is answer the following, proponent of two nation theory, ठीक है, raised the demand for a separate state in 1952 and first election commissioner of India, founder of स्वतंत्र पार्टी। अब गाइस आपको पता है टू नेशन थ्योरी हुआ करती थी, ये किसने दी थी, जो बोलते थे कि इंडिया एक तरीके के लोगों से नहीं बना हुआ, 2 रिलीजन से बना हुआ, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम, और हम मुस्लिम्स के लिए हमें एक अलग कंट्री चाहिए, दैट इज पाकिस्तान। ये क्यों कौन बोलता था, ये बोलते थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने ये टू नेशन थ्योरी दी थी, पाकिस्तान और इंडिया की, पाकिस्तान। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, इफेक्ट में कब आया था. सो इसमें डिफरेंस है, ठीक है. तो जो अडॉप्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 में, ठीक है. इस दिन अडॉप्ट हुआ था. कुछ प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए थे कि हाँ ये हम इनको हम चलाएंगे. लाइक प्रोविजनल पार्लियामेंट आया था, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें आई थी, राइट. उस चीज से हमने अडॉप्ट किया था, तो उस दिन से कुछ चीजें स्टार्ट हो गई थी, लागू हो गई थी, राइट. बट तो हमारा 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था. इफेक्ट में कब आया था? इफेक्ट में आया था आपका 26 जनवरी को 1950 को, ठीक है ना. दिस वाज योर क्वेश्चन आंसर, डी उसका आंसर होगा. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये थे वो. हमारा इलेक्शन कमीशन आपको पता है 1950 में बना था, तो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे. कौन थे वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? हमारे सुकुमार सेन. सो आपका इसका बी आंसर होगा, ठीक है. अब हमारा जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया? हमारे फर्स्ट कैबिनेट के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? कौन थे गाइस? उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है. ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है. अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हु वाज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट मिनिस्ट्री? जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे तो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन था हमारा? वो थी एक फीमेल, दैट इज राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है. फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी. अब जो हमारा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज who was the chairman of drafting committee of the constituent assembly? Guys, you know drafting committee was there to made our constitution, right? They were given a task to made our constitution. So who was the chairman of drafting committee? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है. ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी पता होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है. आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े भी होंगे. सो कौन थे वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first Indian to be the Governor General of India? ये गाइस देख सकते हैं, ये थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज सी राजा गोपालाचारी. इन्हीं को पहला भारत रत्न अवार्ड भी मिला था, ठीक है. फ्रीडम फाइटर भी थे. किसके साथ बैठे हुए? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठे हुए, ठीक है. सो हमारे जो फर्स्ट इंडियन थे गवर्नर जनरल, वो कौन थे? फर्स्ट इंडियन सी राजा गोपालाचारी जी. दैट इज योर आंसर. जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज आंसर द फॉलोइंग. प्रोपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी. गाइस टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? गाइस टू नेशन थ्योरी दी थी मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग ये कहती थी कि इंडिया दो रिलीजन के लोगों से बना हुआ है, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम्स. तो वो बोलते थे कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए, दैट इज पाकिस्तान. सो किसने दी थी? वैसे मुस्लिम लीग में भी एक लीडर थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी. वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये थे वो. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेज द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट इन 1952? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है 1952 में आंध्र प्रदेश को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट स्टेट बना दिया गया था, ठीक है. सो उसके लिए किसी ने डिमांड रखी थी, वो कौन थे? पोट्टी श्रीमल्लू. पोट्टी श्रीमल्लू ने आप लोगों को पता है 56 डेज का फास्ट लिया था. फास्ट के बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि अब तो हमें सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज चाहिए, ठीक है. तो वो लीडर कौन थे जिनकी डेथ हुई थी? पोट्टी श्रीमल्लू. इन्होंने ही आंध्र प्रदेश के लिए 1952 में डिमांड उठाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कौन है? सुकुमार सेन, ठीक है. और फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी. जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट जिन्हें भारत रत्न भी मिला था, सी राजा गोपालाचारी. उनकी ही पार्टी क्या थी? स्वतंत्र पार्टी थी, ठीक है. सो गाइस इसी के साथ आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं. ये मैक्सिमम क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और इनके थ्रू मैंने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि आप लोगों का रिवीजन हो पाए, कि आप लोगों को कहानियां समझ आ पाएगी कि हाँ क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था. मैंने थोड़ा कहानी के फॉर्म में समझाने की ज़्यादा ट्राई किया है, सो दैट इन एग्जाम यू विल एबल टू राइट योर ओन आंसर, यू विल एबल टू क्यूरेट एंड राइट आंसर, रेदर देन कि हाँ पूरा आंसर याद करके जाओ, यहाँ से लिखो. जिसको कहानी पता होगी वो अपने आंसर्स भी अच्छे से लिख पाएगा, ठीक है. सो आई होप आप लोगों का रिविजन अच्छा हुआ हो. सो अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे ऐसे ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ. उसके थ्रू आपका नेक्स्ट चैप्टर का भी हम ऐसे ही रिवीजन करवाएंगे. ओके गाइस, थैंक यू.